टेंशन में डाल दिया आप तो हमें, ऐसा उसमें कुछ है ही नहीं। एक तार आयत के रूप में मोड़ दिया। सुनना क्या किया इन्होंने, ये कह रहे कि भैया एक तार है, यहां देखना डायग्राम भी बना ले साथ। सुनना क्या कह रहे, एक तार था, ये इसको आयत के रूप में मोड़ दिया। तो भैया ये जो तार था लंबा, इसको हमने किसके रूप में मोड़ दिया, आयत के रूप में। अगर जिसको आयत के रूप में मोड़ा है उसका परिमाप कितना है, 40 सेंटीमीटर। यानी इसका जो परिमाप कह रहा है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर। फिर कह रहे हैं कि इसी तार को, यानी कि इसी तार को फिर क्या किया गया है, मोड़कर एक और दूसरा आयत बनाया गया। भैया इसी को मोड़ के एक और आयत बना दिया गया, कल बताया तो था हमने ऐसा एक सवाल। यानी इसी को मोड़ करके एक दूसरा आयत, जिसकी लंबाई पहले वाले आयत की लंबाई से 1/3 अधिक है। यानी कि ये जो आयत है इसकी जो लंबाई होगी ये इस वाले आयत की लंबाई से क्या होगी, 1/3 अधिक होगी। 1/3 अधिक होगी, ये कह रहे। यानी कि इसकी जो लंबाई है ये पुराने वाले आयत से क्या होगी, 1/3 क्या होगी आपकी, अधिक होगी। यही होगी कि नहीं होगी, पुराने वाले आयत से। ठीक है। और दूसरे में फिर कह रहे एक क्या है, देखें इसकी चौड़ाई जो है वो पहले वाले आयत की चौड़ाई की आधी है। तो इसकी जो चौड़ाई आएगी वो पहले वाले आयत का, जो ये वाला आयत है इसकी जो चौड़ाई है उसकी ये क्या आएगी, इस चौड़ाई की क्या आएगी, आधी आएगी। यही तो क्या भाई, जो ये वाला आयत रहेगा आपका, समझना ये वाला जो तार था इससे एक आयत बना लिया। इस आयत का परिमाप कितना है, 40। लेकिन इसी तार से फिर एक और दूसरा आयत बनाया तो उसका परिमाप भी तो 40 ही होगा। तो जब, क्योंकि तार तो एक ही है, जितना परिमाप इसमें रहेगा उतना ही परिमाप इसमें रहेगा, तो परिमाप तो दोनों के सेम हो गए। लेकिन जो दूसरा आयत बनाया है उसकी लंबाई कह रहे कितनी है, पहले वाले आयत की लंबाई का 1/3 अधिक है। और चौड़ाई जो कह रहे हैं वो इस वाले आयत से क्या है, आधी है। भाई आधी है, ये देखो तो चौड़ाई जो है वो उसकी आयत की क्या है, आधी है। तो दूसरे आयत, इस वाले आयत का क्षेत्रफल निकालना है। देखना इसको तो बहुत सरल तरीके से कर लेना चाहिए था, वो देखना। ये मान लिया हमने, यहां और थोड़ा सा जगह लें, इसको थोड़ा यू लिख दिया, ठीक है ना। अब यहां मान लिया ये है आपका, ये है मान लीजिए आपका फर्स्ट आयत, ये फर्स्ट आयत हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका यहां पर हो गया आपका सेकंड आयत। लो ये सेकंड आयत हो गया, फर्स्ट है सेकंड। अब दोनों के लिए देखना, अगर हम कहें फर्स्ट सेकंड आयत के लिए, तो इसके लिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो रहेगा, इसके लिए लंबाई चौड़ाई का अनुपात रहेगा, दोनों के अनुपात को देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो सेकंड की लंबाई कह रहे हैं ना, वो सेकंड की लंबाई क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो सेकंड की लंबाई है, या इसको चूंकि इस तरफ लिखा है तो इसको इस तरफ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लो नहीं तुम सोचो कि उसको उस तरफ क्यों लिख दिया, लो ये इस तरफ लिख लेते हैं। ये आपका सेकंड आयत है, ये सीटेट में आया हुआ सवाल है। तुम लोग ये सवाल नहीं कर पा रहे, फिर क्या दिक्कत, फिर तो समस्या में आओगे तुम लोग। ये पहला वाला आयत है, इस तरफ लिख लिया L × L अनुपात B। ये दूसरा वाला है, इसी के नीचे लिख लिया L अनुपात B, ठीक है। अब जरा लाइन पढ़ना, क्या कह रहे हैं वो, थ्योरी पढ़ना। एक तार था उसको आयत के रूप में मोड़ दिया, तो जिसको आयत के रूप में मोड़ा है उसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है। ये पहला वाले आयत की कहानी है। फिर इसी तार को मोड़ करके एक दूसरा आयत बना दिया गया, जिसकी लंबाई पहले वाले आयत की लंबाई से 1/3 अधिक है। यानी कि इसकी जो लंबाई होगी वो पहले वाले आयत से क्या होगी, 1/3 अधिक होगी। यही है कि नहीं है। अब 1/3 अधिक का मतलब क्या है, जब 1/3 अधिक कहते हैं तो 3 से 1 क्या होगी, अधिक होगी। नीचे वाले को हम मूल राशि मानते थे, ध्यान करो, और ऊपर वाले को क्या मानते थे कि 1 अधिक है। तो अगर यहां पर इसकी लंबाई पहले वाले की अगर 3 मानेंगे तो इसकी लंबाई क्या 4 नहीं आ जाएगी। बात समझ गए, तभी तो ये 1/3 अधिक होगी। अरे 1/3 अधिक का मतलब क्या है, 3 है तो ये 4 होगी, तभी तो 1/3 अधिक है। और अगर कह रहे कि पहले वाले आयत की लंबाई से 1/3 अधिक होगी और इसकी चौड़ाई पहले वाले आयत की चौड़ाई की आधी है, तो सर अगर इसकी चौड़ाई, ध्यान रखना, इसकी चौड़ाई जो भी होगी उससे आधी चौड़ाई किसकी होगी, इसकी होगी। भाई दूसरे वाले आयत की जो चौड़ाई होगी वो पहले वाले आयत से आधी ही होगी कि नहीं होगी। तो अगर इसको आप यहां पर इसको आप अगर कुछ मान लें, जैसे इसको आप अगर 4 मान लें तो इसकी 2 आ जाएगी।
या इसको आप आधी आधी करना है तो इसको 2 मान लो तो इसकी 1 आ जाएगी। केवल आधा ही तो करना है, कुछ भी मान लें, जरूरी थोड़ी है कि आप कोई राशि ही माने, 1 या 2 माने, आप कुछ भी मान लें तब भी आपका आंसर जो है वो आपका बराबर ही आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको होगी। जैसे देखना, अगर हम कहें यहां पर इसकी आधी है तो इसको अगर तुम 2 मानोगे तो इसकी हम 1 मान लेंगे, अगर यहां पर 4 मानोगे तो हम 2 मान लेंगे क्योंकि आधी ही है, यहां 6 मानोगे तो 3 मान लेंगे, आधी करना है। तो बेहतर है कि सरल ही कोई वैल्यू ली जाए, तो सरल वैल्यू का ये सबसे बढ़िया है। इसको अगर 2 मानो चौड़ाई तो आपकी दूसरे वाले आयत की चौड़ाई उससे आधी होगी, नहीं इसको कितना मानेंगे 1। तो दोनों में अनुपात कितना आ गया 4:1, इसमें अनुपात कितना आ गया 3:2। अभी तो अनुपात की कहानी है क्योंकि ये उसमें केवल रिलेशन दिया है, एक्यूरेट मान नहीं दिया। ये बात समझ पाए कि नहीं? क्या कहा था कि अगर पहले वाले आयत की लंबाई से दूसरे वाले आयत की लंबाई 1/3 अधिक है, 1/3 अधिक होने का मतलब क्या, 3 में 1 अधिक होगा। 1/3 हिस्सा क्या होता? अरे सर 1/3 हिस्सा क्या है भाई? 3 भाग थे कोई, जैसे आपके कोई 3 भाग थे, इस प्रकार से कोई 3 भाग थे, इसको 3 भाग, जैसे 1/3 अगर कहें तो 1/3 हिस्से यू बांट लो। यू ये आपके 3 हिस्से हो गए। सपोज दैट यहां से आपने यूं काट दिया और यूं काट दिया, 1 और 2 और ये आपका 3, तो 1 2 3 हिस्से हो गए। तो 1/3 इसका अधिक है केवल, यानी कि 3 पार्ट में से 1 हिस्सा यानी कि 1/3 अधिक है। तो अगर 1/3 अधिक होगा तो हम यही तो कहेंगे कि ये 3 है तो ये आपका क्या होगा 4 होगा, उससे 1 अधिक होगा। ये अगर 2 है तो ये उसकी आधी होगी यानी 1 होगी। अब इसके आधार पर ही हम चाहें तो सवाल लगा सकते हैं कि परिमाप वो दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं परिमाप कह रहे हैं 40 है, तो परिमाप तो दोनों के लिए बराबर होगा। तो चाहे इसके लिए परिमाप रख दो चाहे इसके लिए परिमाप रख दो, क्योंकि दोनों का परिमाप तो आपका इक्वल ही है, क्योंकि उसी तार से इसको बनाया गया उसी तार से इसको। तो आपका परिमाप है तो लंबाई को 4x और चौड़ाई को bx मान लो और x में मान के 40 बराबर सॉल्व कर दो, x का मान निकालो तब भी आ जाएगा, यूनिट डिजिट से निकालोगे तब भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल नहीं है, यहाँ पर क्या है परिमाप है। तो अगर हम सीधा भी इसको लिख लें 2 लंबाई चौड़ाई बराबर परिमाप जो है वो 40 है, हम थोड़ी देर के लिए इसको 4 को 4 लिख दें, 1 को 1 लिख दें, बराबर कितना आ गया 40। ये 5 गुणे 10 यानी कि 10 यूनिट बराबर है 40 के, तो 1 यूनिट कितने के बराबर आएगा 4 के। अगर 1 यूनिट का मान 4 है तो यहाँ लंबाई या चौड़ाई का मान कितना होगा, तो चौड़ाई में 4 का गुणा करो तो चौड़ाई का मान 4 हो जाएगा और लंबाई का मान कितना हो जाएगा 16। बात समझ पाई कि नहीं? बात समझे कि नहीं समझे ये बात? यानी कि लंबाई का मान हो गया है 16 और चौड़ाई का मान कितना हो गया है आपका 4। तो अगर इसको अगर देखें तो ये आपका दूसरा वाला आयत है, अगर लंबाई 16 है और चौड़ाई 4 है तो क्षेत्रफल निकाल दो, 16 गुणे 4 कर दो, ठीक है। और यहां पर अगर निकालना है तो यहां पर भी 1 यूनिट का मान 4 है, यहां भी 1 यूनिट का मान 4 है, 4 का गुणा करो यहाँ 12, 4 का गुणा करो यहाँ 2, तो 12 का गुणा 8 में करोगे तो 96, और यहां पर अगर निकालोगे तो 16 चौके 64, यानी कि दूसरे वाले अगर किसका पूछ रहे हैं दूसरे आयत का क्षेत्रफल 64 है, पहले वाले का आपका कितना है 96। जिसका चाहो उसको निकाल लो। समझ पाए कुछ की नहीं समझ पाए? कि नहीं आया समझ में? फिर से समझा रहे, देखो कोई नहीं, देख लो। हमने इस पैटर्न पे कल तुम्हें बताए तो हैं सवाल, फिर भी फिर से देखो, कोई बात नहीं, देख लो देख लो। किया क्या, यहां पर एक तार था, ये मान लिया एक तार था, ठीक है। इस तार को हमने किसके रूप में बदल लिया, पहले एक आयत के रूप में बदल लिया, लो एक आयत के रूप में बदल लिया। इसी तार को हमने एक दूसरे आयत के रूप में बदल लिया, ठीक है। इस जिसके आयत के रूप में बदला है इसका परिमाप वो दे रहे हैं कि परिमाप कितना है, परिमाप कह रहे हैं कि 40 है। तो जब इसको ही हम दूसरे आयत के रूप में बदलेंगे तो इसका भी तो परिमाप जो आएगा वो कितना आएगा, परिमाप तो 40 ही आएगा सर, परिमाप तो इक्वल है, दोनों के दोनों 40। अब अगर बात करें कि पहले का परिमाप भी 40 आ रहा और दूसरे का भी परिमाप 40 आ रहा, ठीक है, तो यहां तक की कहानी तो खत्म है, यानी ऐसा ही दूसरा आयत बनाया जाता है, इतनी कहानी तो आपकी क्लियर हो गई। अब यहां से पढ़ो, जो दूसरा आयत बनाया जाता है जिसकी लंबाई पहले वाले आयत की लंबाई से 1/3 अधिक है। 1/3 अधिक का मतलब क्या होगा, 1/3 अधिक का मतलब तो यही है, ये नहीं कह रहे कि 1/3 गुना है, अगर 1/3 गुना होते तो सीधे 1/3 कह देते, हम गुणा कर देते। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये लंबाई L है
तो ये लंबाई जो होगी वो क्या होगी, एल, इस एल से 1/3 क्या होगी, अधिक होगी। यही कह रहे कि नहीं कह रहे कि 1/3। अब तुम सर अगर एल और एल प्लस 1/3 लेके जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा सॉल्व करने में। हमने उसी को कहा है कि जब कभी 1/3 अधिक हो तो तुम इसको ही कोई मान लो ना, क्यों, 3 में कितना अधिक है, 1 अधिक है। इस 1/3 का मतलब ये होता है कि नीचे वाली राशि तो मूल राशि है, तो ये आपकी जो है वो इस एल की लंबाई हो गई 3। इस 3 से 1 अधिक दूसरी वाली राशि है, तो ये राशि कितनी हो जाएगी, 3 में 1 अधिक, ये 4 हो जाएगी। तो हमने इसको सीधा क्या मान लिया है कि ये लंबाई एल 3 है, तो इसमें 1 अधिक होगी तो ये क्या हो जाएगी, एल लंबाई जो है वो दूसरे वाले आयत की 4 हो जाएगी। अनुपात कहा है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो बी है। अब उसकी चौड़ाई बी है लेकिन दूसरे वाले आयत की चौड़ाई पहले वाले आयत से आधी है, तो अगर इसको हम 2 मान लें तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, क्या 1 नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, क्योंकि दुगनी है तो इसको आधा कर देंगे। 1 मानोगे तो 1/2 करना पड़ेगा, बेहतर है कि सीधा सीधा पूर्ण संख्याओं के रूप में लें। तो यहां पर हमने ये लिखा कि यहां पर सेकंड आयत लिख लिया, यहां पर फर्स्ट आयत लिख लिया, ये लिया। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकाल लिया, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात। तो यहां पर लंबाई चौड़ाई क्या है कि पहले वाले आयत से ये 1/3 अधिक है, तो अगर इसकी लंबाई 3 होगी तो क्या इसकी लंबाई 4 नहीं होगी। और उसके बाद फिर अनुपात लगाएं, अगर इसकी लंबाई अगर आपकी 2 होगी तो क्या इसकी लंबाई 1 नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो इसकी लंबाई हमने 1 निकाल ली, ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहे कि यहां पर आपकी चूंकि सारी भुजाओं के अनुपात आ गए हैं तो किसी को भी ले लो, इससे निकाल के सॉल्व कर दो, इससे निकाल के सॉल्व कर दो, एक ही बात, किसी से भी ले जाओ। जैसे आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या है, 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर परिमाप 40। 3 2 5 करोगे तो भी, 4 1 5 करोगे तो भी 1 यूनिट का मान 4 ही आ रहा है, चाहे इससे कर लो सॉल्व, चाहे इससे कर लो। 1 यूनिट का मान 4 आएगा तो बाकी 2 यूनिट कितने के बराबर होगा वो निकाल लोगे, 3 यूनिट कितने के बराबर वो निकाल लोगे, 4 यूनिट कितने के बराबर वो निकाल लोगे। ये यूनिट वाले तरीके तो हमने तुम्हें बताए हैं। तो यहां पर अगर देखें 2 और लंबाई का अनुपात कितना है, अब इसको अगर तुम्हें नहीं भैया नहीं हमें यूनिट से नहीं करना, लो इसको 3x मान लो, चौड़ाई को 2x मान लो बराबर कितना कर दो, 40 कर दो। यहां सॉल्व करोगे तो आपका जब सॉल्व करोगे तो 2 × 3 2 5x बराबर 40, बात तो वही है, 10x बराबर 40, 0 से 0 कट गया, x का मान 4। तो यहां पर जो लंबाई 3 से 3x मानी थी, चौड़ाई 2 से 2x मानी थी, तो यहां पर x का मान रख दो, तो 2 × 4 कितना आ गया, 8। यहां 3 × आपका 4 कितना आ गया, 12। लो लंबाई भी तो वही आ गई, पहले वाले आयत की 12 और दूसरे वाले की कितनी आई, 8 चौड़ाई। 12 का गुणा 8 में करोगे तो 96 क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। बात समझ पाए, x का मान निकालो तब भी आ जाएगा। यहां पर जाओ, यहां पर भी 4 और 1 5 वही आ रहा है, x का मान सेम, तो यहां पर भी x का मान रख दो तो इसकी लंबाई चौड़ाई निकल आएगी। जरूरी थोड़ी होता यूनिट को, इसलिए कि आप x के मान से बच सको, ठीक है। अब तो ठीक है, चलिए तो ये सवाल बताइए सर फिर जल्दी से। एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है, इस वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे वर्ग काट दिए जाएं तो शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या होगी। ये सब सीटेट के सवाल हैं, तुम फंस क्यों रहे हो ये समझ में नहीं आ रहा। ये भी सीटेट का सवाल है। बताओ, अगर एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है, इस वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे वर्ग काट दिए जाते हैं तो शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या होगी। ध्यान से पढ़िएगा सवाल, भाषा थोड़ी ही परेशान करती होगी, ज्यादा नहीं कि आपको बहुत अधिक भाषा परेशान करे कि भैया हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप सारे सवाल बड़े आराम से कर सकते हो। चलिए बताइए, देखना एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है, मतलब क्या है इसका, एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या है, क्या है आंसर, कितना, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर तो शायद नहीं, 12 तो नहीं आएगा। बताइए, 12 तो नहीं आएगा, कितना आया बहन जी,
हाँ 16 ही आएगा, बहुत बढ़िया। एक वर्ग की सीमा, अब देखना जरा यहां पर एक वर्ग था, ये वर्ग था, इसकी सीमा 16 सेंटीमीटर है। तो वर्ग की सीमा का मतलब परिमाप, यानी कि वर्ग की सीमा का मतलब क्या है, ये परिमाप, यानी कि इसकी चारों तरफ की जो सीमा है वो 16 है। सीमा का मतलब दिया गया है, इसका मतलब परिमाप दिया गया है, वर्ग का कितना है 16। तो अगर वर्ग का परिमाप 4 इंटू ए होता है तो 16, तो भुजा का मान यहां से कितना आ जाएगा 4, यानी कि प्रत्येक भुजा का मान कितना दिया गया है 4 4 4 और 4, यही दिया। अब वो क्या कह रहे हैं, इस वर्ग के चारों कोनों में से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे वर्ग काट दिए जाएं। अब भैया इसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे वर्ग काट दो चारों कोनों से। लो हमने चारों कोनों से ये वर्ग काट दिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले। अब 1 सेंटीमीटर भुजा वाले जब तुम 4 वर्ग काट दोगे तो ये आकृति कैसे बनेगी, ये आकृति ऐसे नहीं बन जाएगी, यूं जाओगे, उसके बाद यूं जाओगे, इसके बाद यूं जाओगे, फिर यूं जाओगे, फिर यूं जाओगे, फिर यूं जाओगे, और फिर यूं जाओगे, फिर यूं जाओगे, फिर यूं जाओगे, फिर ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे। ये आकृति क्या वैसे नहीं बन गई, बनी कि नहीं बनी, पहले तो ये बताओ। यानी कि पूरी आकृति क्या बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी कि नहीं। अब देखना क्या हुआ यहां पर, अगर यहां से देखें 4 सेंटीमीटर ये टोटल भुजा थी, 1 सेंटीमीटर यहां से चली गई, 1 सेंटीमीटर यहां से चली गई, 1 सेंटीमीटर यहां से, तो ये कितनी बच गई, केवल 2 सेंटीमीटर नहीं बची, बची कि नहीं बची भाई। 1 सेंटीमीटर यहां से गई, 1 सेंटीमीटर यहां से गई, तो ये भी तो 2 सेंटीमीटर बची, ठीक है ना। अब यहां से भी 1 सेंटीमीटर गई, यहां से भी, तो ये भी 2 सेंटीमीटर बची, ये भी 2 सेंटीमीटर बची। लेकिन ये जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी, जब 1 सेंटीमीटर ये कटा है 1 1, तो ये भी 1 हो गई, 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 ये भी 1 हो गई। अब क्या दिक्कत है, इसको बस केवल आपको जोड़ना ही तो है, तो जोड़ दो। परिमाप का मतलब क्या है, सीमा। देखो 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 12 13 14 15 16, यानी हमने गलत जोड़ दिए, 2 4 6 8 ये हो गए, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, यानी कि परिमाप का जो फिर से मान कितना होगा, वो 16 का 16 ही होगा, ठीक है ना। आप ऐसे क्रम से जोड़ोगे, यहां 2 से स्टार्ट किया है आपने, 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 2 8 2 10 2 12 14 15 और 16, ठीक है। यानी कि पुनः आपका परिमाप कितना हो जाएगा, 16 ही हो जाएगा। तो अगर चारों कोनों से 1 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग काट भी दिए जाए तो यहां से कम होगा, यहां से, तो ये भी कम हो जाएगी। लेकिन इसके बाद ये तो वापस जुड़ जाएगी ना, इसके परिमाप में ये वाली भुजा तो वापस जुड़ जाएगी ना, ये तो जोड़ रहे हैं हम वापस 1 और 1 सेंटीमीटर, तो जो 2 सेंटीमीटर 1 1 सेंटीमीटर कम हुई है वो वापस से जुड़ गई है। समझ पा रहे कि नहीं, तो परिमाप वही सेम रहेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। इस प्रकार के अगर सवाल आए तो कर ले जाओगे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं सवाल क्या है, देखना। ये बताओ, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 20 48 52 है, इन भुजाओं वाले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का 30 गुना है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। चलिए क्या कह रहे हैं, एक कोई वर्ग है, उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना कह रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, उस वर्ग का क्षेत्रफल कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का 30 गुना है। मतलब क्या, मतलब ये सर कि आपका जो वर्ग है उस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया गया है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का 30 गुना दिया है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का 30 गुना। और वो कौन से त्रिभुज के क्षेत्रफल का 30 गुना, जिसकी भुजाएं हैं क्रमशः 20 48 और 52, यही है वो त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं 20 48 52 है, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 30 गुना, यानी कि ये जो 30 गुना लिखा है यहां पर, इसका मतलब यह है कि 30 गुना क्या है, 30 गुना है वर्ग का क्षेत्रफल त्रिभुज के उस क्षेत्रफल के 30 गुने से जिसकी भुजाएं त्रिभुज की 20 48 और 52 है। तो वर्ग का क्षेत्र, वर्ग का परिमाप निकालना है, तो वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे, जब वर्ग की भुजा आएगी। तो पहले तो वर्ग की भुजा तो तब आएगी जब हमें क्षेत्रभुज के क्षेत्रफल को पता हो,
तो हम यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के रखेंगे, 3 भुजाएं दी गई है उसके आधार पर, और यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल रखेंगे भुजा का स्क्वायर, तो सॉल्व करके एक का मान आ जाएगा। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाओं के लिए फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज का? 3 भुजाओं के लिए फॉर्मूला होता है √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। तो अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले से निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से निकाल लेंगे, बस थोड़ा लेंदी होगा। तो हमने कहा था भैया एक बार इस फॉर्मूले से निकालने से पहले चेक कर लो कहीं ये आपका समकोण त्रिभुज तो नहीं बन रहा। अगर समकोण त्रिभुज बनेगा तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से हम निकाल लेंगे। हमने ये तुम्हें बताया है स्टार्टिंग में कि अगर ये आपका जो पाइथागोरस त्रिक बन रहा होगा, तो अगर पाइथागोरस त्रिक बनेगा तो हम क्या कर लेंगे, एक प्रकार से जो है वो हम क्या कर लेंगे, इसका जो मान, इसका जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से निकाल लेंगे। तो यहां पर अगर कहें ये 20, 48, 52 है क्या, तो थोड़ी देर के लिए अगर आप जाओ तो देखना ये जो 20 था, ये जो 48 था और ये जो 52 था, अगर इसमें प्रत्येक संख्या में ध्यान रखना जरा, अगर प्रत्येक संख्या में 4 से डिवाइड कर दो, प्रत्येक संख्या को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से इसको डिवाइड किया 5, 4 से इसको डिवाइड किया 12, 4 से इसको डिवाइड किया 13, यानी कि तीनों संख्याएं 4 से डिवाइड करने पर 5, 12, 13 बन गई। तो हम ये भी तो कह सकते कि 5, 12, 13 में अगर हम 4 का गुणा कर दें प्रत्येक पद में तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगी, ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ध्यान रखना, अगर कोई संख्याएं पाइथागोरस त्रिक के रूप में पाई जाती हैं और उनमें अगर समान संख्याओं का गुणा कर दिया जाए, उससे प्राप्त होने वाली संख्याएं भी हमेशा पाइथागोरस त्रिक के रूप में पाई जाएंगी। बात समझ पाए कि नहीं? अगर कोई संख्याएं ऑलरेडी पाइथागोरस प्रमेय का निर्माण कर रही हैं, अगर हम उसमें किसी समान संख्या का गुणा कर दें, सभी में एक ही संख्या का गुणा कर दें, तो वो जो प्राप्त होंगी तीनों संख्याएं वो भी पाइथागोरस प्रमेय का क्या करेंगी, निर्माण करेंगी। तो यहां से 5 का वर्ग तो वैसे भी पता है कि 5 का वर्ग करोगे तो 25 आएगा, 25 में 2 का भाग दोगे तो 12.5 आएगा, 12.5 में अगर 5 जोड़ दें तो 13 और 5 तो 0.5 घटा दें तो 12, तो 5, 12, 13 पाइथागोरस प्रमेय की फॉलो कर रही है। इनमें अगर प्रत्येक पद में हम समान संख्या का गुणा कर रहे हैं तो प्राप्त होने वाली संख्याएं भी क्या होती हैं, पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती हैं, यानी कि पाइथागोरस त्रिक का निर्माण करती हैं। तो यहां पर जो कहानी बनेगी कि ये 20, 48, 52 भी एक प्रकार से समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे, और समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगी तो यहां पर कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये तो हो जाएगा कर्ण। ये जो है एक आधार बनेगा, इसमें एक आपका लंब बनेगा, तो किसी को भी आधार किसी को भी लंब मान के त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, और ऑलरेडी ये 30 गुना दिया गया है, क्या बराबर में दिया गया है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व अगर हम करेंगे तो 30 इंटू 1/2, बेस अगर देखें तो 20 मान लिया, हाइट देखें तो 48 मान लिया, यहां से सॉल्व करो, 2 से 48 को सॉल्व करोगे तो 24 बार जो है वो 48 कट गया है। अब यहां फिर सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर बराबर जो मान है देखना 30 इंटू 20 इंटू आपका 24। अब इसको गुणा नहीं करो क्योंकि अपन को बाद में वर्गमूल निकालना है, फैक्टर कर लो। फैक्टर करने से 2 के जो जोड़े बनेंगे उनको हम बाहर निकाल लेंगे अंडर रूट के अंदर, और हम क्या कर लेंगे, बड़े आसानी से जो है वो इसको सॉल्व कर लेंगे। देखना कैसे, यहां पर हमने कहा इसको फैक्टर मत, इसको गुणा मत करो। 0, 0 देखो 2 दिए हैं, तो यहां पर 0, 0 को हमने एक तरफ लिख लिया है, चाहो तो यहां लिख लो, यहां 100 करके लिख लिया है, ठीक है। 0, 0 को हम 100 करके लिख लिए। 3 गुणे 2 है, तो यहां 24 को भी हम चाहें तो 24 को तोड़ सकते हैं। 24 को क्या जोड़ेंगे, 6 गुणे 4। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यानी कि अगर हम देखें तो 24 को भी हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। यानी कि आप 24 को अगर तोड़ोगे तो 6 गुणे 4 क्या कर सकते हो, यहां पर 24 को तोड़ सकते हो, ठीक है। 48, 24 दूनी 48, ठीक है। 30 गुना है, ठीक है, तो आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। देखना ये 6 गुना 4 हो गया, इंटू यहां ऑलरेडी 3 दूनी 6 है, तो हमने यहां पर 3 दूनी 6, 3 गुणे 2 सीधा 6 लिख लें, कोई दिक्कत तो नहीं है। इंटू 6 कर लिया, और इंटू ये आपका 110 को 100 लिख लिया। देखो ये 3 को 2 में गुणा करके 6 लिख लिया, 24 को 6 गुणे 4 लिख लिया, 0, 0 के ए लिख लिया। अब इसको अगर ए निकालोगे तो ए का मतलब है अंडर रूट के अंदर 100 आ गए, गुणा में 6 गुणे 6 आ गए, और गुणा में 4 आ गए। तो यहां से बाहर क्या निकलेगा, 6 गुणे 6 गुणे 4, बाहर निकलेगा 10 गुणे 6 और गुणे 2, तो 6 दूनी 12, यानी कि भुजा का मान कितना आ जाएगा, 120। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए?
ठीक है, नहीं आया समझ में? ये नहीं आया, अरे प्रभु, ये 30 गुणे 20 गुणे 24 तो समझ में आया कि क्या लिखा है? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर 30 गुणे 20 गुणे 24 है तो भैया इसका इसमें गुणा कर ही लो, क्या दिक्कत है, कर लो गुणा। इसका इसमें गुणा किया तो कितना आया, 3 दूनी 6, 600 गुणे कितना आ गया 24, ये आ गया। अब 600 गुणे 24 आया है तो a स्क्वायर बराबर 600 गुणे 24 है, तो हमें a बराबर अगर निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 600 गुणे 24 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब 600 गुणे 24 का क्या कर दो, गुणा कर दो, लो इधर 6 गुणे 24 यानी कि 600 गुणे 24 का गुणा करोगे तो जीरो के तो जीरो ही लिखे जाते, 24 का गुणा 6 में करोगे तो 4 6 24, 6 दूनी 12, 13 14, 144 यानी कि 14400 आएगा। तो इसको अंडर रूट के अंदर इसकी जगह पर क्या लिख दें, 14400। अब भैया 14400 का अगर वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा a का मान, ये 144 का वर्गमूल निकालोगे 12 और 200 का एक जीरो बाहर निकलेगा तो a का मान 120 आया है कि नहीं आया। बस इतनी सी बात है, वहां फैक्टर करके बताए थे कि इतनी परेशानी नहीं होनी थी तुम्हें। तो a का मान अगर 420 आया है तो पूछा क्या है, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा गुणे 4 यानी कि 4 इंटू ए, 4 इंटू ए का मतलब है 120, तो 12 का गुणा कर 120 का गुणा कर दो आप 4 में तो 48 यानी कि 480। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखना, अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा समझते हैं, देखना। ये तो व्रत के रूप में आ गए सवाल, कोई बात नहीं, थोड़ा व्रत और वर्ग के भी कंबाइंड पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखना व्रत और वर्ग के रूप में कंबाइंड है, तो थोड़ी देर के लिए अगर व्रत पर चर्चा करें तो ये आपका सर्किल है, यानी कि ये व्रत है। अगर कोई कहे कि व्रत किसे कहेंगे तो ये आपका क्या रहेगा, व्रत रहेगा कि नहीं रहेगा, पहले ये बताओ, ये व्रत रहेगा। अगर हम व्रत की बात करें तो ये व्रत है, मतलब अगर देखें तो ये आपका जो है वो आपका व्रत रहेगा, ये आपका व्रत रहेगा। इस व्रत की अगर बात करेंगे तो ये इसका केंद्र रहता है, ये इसकी परिधि रहती है, और परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। ये तो पता है, यानी कि ये क्या कहलाती है, परिधि। और परिधि की दूरी कितनी होती है, 2 पाई r रहती है। वही जिस प्रकार से वर्ग का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, चतुर्भुज का परिमाप, उसी प्रकार वृत्त का परिमाप क्या होता है, परिधि यानी 2 पाई r। ये त्रिज्या है यार। अगर व्यास की बात करें तो व्यास जो है वो आपका त्रिज्या का कितना होता है, दूना, यानी कि व्यास जो रहेगा वो त्रिज्या का क्या रहेगा, दूना। यही बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अगर इसका कोई क्षेत्रफल पूछे कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा तो कहोगे पाई r स्क्वायर, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर। वृत्त का परिधि कितनी होगी, 2 पाई r। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें यहीं पर कहें, ये तो चलो व्रत है, अगर यहीं पर हम कहें कि कोई अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त तो सर इस प्रकार से होगा, यानी कि जो अर्धवृत्त होगा वो अर्धवृत्त आपका ऐसा ही तो बनेगा कि अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त की अगर बात करेंगे तो अर्धवृत्त ये बन रहा है, जबकि ये पूरा आपका क्या होगा, वृत्त ही तो होगा, लेकिन ये अर्धवृत्त की बात कर रहे हैं। तो अर्धवृत्त के लिए जो ये आपका रहेगा वो केंद्र रहेगा O, और इससे यहां तक की दूरी क्या रहेगी, r, यहां से यहां तक की दूरी क्या रहेगी, r। तो अगर देखा जाए इस वृत्त के, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या रहेगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल रहेगा पाई r स्क्वायर बाई 2, क्योंकि जस्ट इससे क्या होता है, आधा, तो पाई r स्क्वायर बाई 2। लेकिन इसकी अगर परिधि की बात करें, तो सर पूरी परिधि कितनी होती है, पूरी परिधि 2 पाई r, तो आधी परिधि जो होगी वो यहां से यहां तक, आपकी यहां से यहां तक जो परिधि होगी वो परिधि कितनी होगी, तो पाई इंटू केवल r, यानी कि परिधि कितनी होगी, केवल पाई इंटू r ही क्या होगी, केवल परिधि। अब पाई इंटू r परिधि है तो ये आपका कितना है, r प्लस r। तो अगर परिधि कोई पूछे तो कहोगे पाई r प्लस 2r, यानी कि यहां पर परिधि का मान जो है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है, यानी कि पाई r प्लस 2r।
ये पाई आर प्लस 2r कहां से हो गया, ये पाई आर जो है वो ऊपर का हिस्सा है और ये 2r जो है वो ये वाला हिस्सा है, तो ये पूरा ही तो आपका परिमाप होगा, यही तो पूरी की पूरी परिधि होगी। इस वृत्त के केस में परिधि क्या होती है ये, लेकिन इस अर्धवृत्त के केस में अगर कोई अर्धवृत्त कहे तो अर्धवृत्त के केस में परिधि क्या होती है आपकी, ठीक है। तो अर्धवृत्त के केस में परिधि अलग रहेगी और वृत्त के केस में परिधि अलग रहेगी, दोनों क्लियर है। अब चलते हैं इसी पर आधारित सवाल अगर कुछ मिलेंगे तो उनको देख लेते हैं। देख, एक तार वृत्त की आवृत्ति के रूप में है जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। ये तो बहुत सरल है। क्या कह रहे हैं सुनना, ये कह रहे हैं कि कोई एक वृत्त है, इसको वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, ठीक है, ये वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। तो वर्ग के रूप में मोड़ने का मतलब है इस वृत्त की जो परिधि होगी, वृत्त की जो परिधि होगी वो किसके बराबर होगी, वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। यानी कि जो भी वृत्त की परिधि होगी वो वर्ग के परिमाप के क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। अब वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वृत्त की परिधि तो आपकी आएगी 2 पाई आर, जो बराबर होगी किसके, वर्ग के परिमाप के, यानी कि भुजा गुणे 4, यही होगा। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं कि एक तार वृत्त की आवृत्ति के रूप में है, इसको वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल तुम्हें निकालना है तो भुजा का मान चाहिए। तो यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया, वृत्त का क्षेत्रफल ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि वृत्त का जो एरिया है वो आपका कितना दिया गया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। तो यहां पाई का मान रखोगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर कितना करोगे, 154, यही करोगे। अब इसके बाद अगर इसी को हम और सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा, तो यहां से आंसर देखना, पहले तो आर स्क्वायर बराबर तो आपका 7 दूनी 14 15, 22 से 154 जो है वो 7 बार कट जाएगा, कट रहा है क्यों, यानी आर स्क्वायर बराबर हम क्या लिखेंगे, 7 इंटू 7। तो आर का मान कितना आ जाएगा, 7, यानी कि त्रिज्या का मान कितना निकाले हैं, 7। अब त्रिज्या का मान अगर 7 निकाले हैं तो त्रिज्या का मान जब हम 7 निकालेंगे तो यहां परिधि के बराबर रखेंगे, और परिधि ही किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के। तो यहां पर हमने क्या किया, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या का मान कितना आ गया, 7, क्योंकि त्रिज्या का मान यहां से कितना निकाला है हमने, 7। तो अगर इसको बराबर में लेके जाएं तो 4 इंटू क्या आ गया है, ए, यहां से ए का मान निकाल लेंगे अब आराम से। अब ए का मान जब हम आराम से निकाल लेंगे तो ए का मान जब आराम से देखना, 7 से 7 कट गया, और अगर काटना चाहो तो 2 से 2 4 बार, 2 बार कट गया, 2 से 22 11 बार, तो 11 बराबर क्या आ गया, ए, यानी कि भुजा का मान कितना आ गया, 11। अगर भुजा का मान 11 है तो अब क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर का मतलब है 11 का स्क्वायर, यानी कि 1 to 1। बात समझ पाई कि नहीं। तो इस प्रकार के सवाल अगर आ जाएं तो बड़े आराम से आप क्या कर लोगे, कर लोगे। बताइए सर, ठीक है सर, चले अब आगे। समझ गए, तो सरल सवाल है, देखना। ये बता, यदि एक वर्ग के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल समान हैं तो ए और बी के परिमापों का अनुपात क्या होगा। यदि एक वर्ग ए और आपका वृत्त के क्षेत्रफल आपस में समान है तो पूछा गया है कि बताइए उन दोनों के परिमापों का अनुपात क्या होगा, बताइए सर।
7:11। देखना यहां पर कहा है कि एक आपका वर्ग था, एक आपका वर्ग था और एक आपका व्रत था। वर्ग ए है और व्रत बी है, यही कह रहे हैं। एक वर्ग ए है और व्रत बी है। इसका क्षेत्रफल इसके बराबर है, तो वर्ग का जो एरिया है वो बराबर है वृत्त के एरिया के, वृत्त के क्षेत्रफल के। तो यहां पर वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो भुजा गुणे 4, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर, यही रहेगा, बराबर वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो आएगा पाई आर स्क्वायर। यही आएगा कि नहीं आएगा, पहले ये बताओ। यही आएगा, यानी कि दोनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ। अगर यहां से वर्गमूल हटाएंगे तो वर्गमूल का साइन किसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर, अंडर रूट पाई इंटू आर स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर है तो ये आपका बाहर आ जाएगा, केवल अंडर रूट पाई और इंटू आर, यानी कि ए बराबर क्या आएगा, रूट पाई आर। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पहले ये बताओ। तो यहां से अगर ये मान आया है तो हम इसको चाहो तो ए बराबर रूट पाई आर रख दो, या आर का मान निकाल लो और आर बराबर क्या हो सकता है, ए अपॉन रूट पाई हो सकता है, कुछ भी मान रख लो, चाहे ए का मान आर के पदों में, चाहे आर का मान ए के पदों में, कुछ भी कर लो। तो यहां पर परिमापों का अनुपात निकालना है, तो ए यानी कि वर्ग और वर्ग का परिमाप अनुपात वृत्त यानी कि बी और बी का परिमाप। परिमाप का मतलब वृत्त की परिधि, तो इसका परिमाप कितना आएगा, 4 इंटू ए यानी कि भुजा अनुपात परिमाप इसका कितना आएगा, 2 पाई इंटू आर। तो सर या तो एक ही जगह पर रूट पाई आर रख दीजिए मान, या फिर आर की जगह पर ए अपना रूट पाई रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए अपने आप अनुपात। तो हम एक ही जगह पर ये मान रख रहे हैं, एक ही जगह पर मान रखा 4 की जगह 4, एक ही जगह पर रखा तो रूट पाई इंटू आर अनुपात 2 इंटू पाई इंटू आर, यही आएगा कि नहीं। अब यहां देख रहे हो आप, आर से आर कट गया, रूट से 2 ये कट गया, तो 2 और रूट पाई से आपका ये रूट पाई जो है वो कट जाएगा, यहां से ये रूट पाई बार, तो 2 रूट पाई आपका आंसर आएगा। ठीक है, अनुपात कितना आएगा दोनों परिमापों में, 2 अनुपात रूट पाई। अब रूट पाई का मान अगर वो कहे 22/7 तो उसको रख देंगे, लेकिन वो आएगा ही नहीं, रूट पाई में ही आंसर दिया रहेगा। ठीक है ना, अगर पाई का मान कहेंगे तो रखेंगे, नहीं तो हम रूट पाई में ही आंसर निकालेंगे। विकल्प में आपको रूट पाई में ही आंसर दिए रहेंगे। ठीक है, चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए बताइए, ये तो सरल है सर। बताइए कौन सी भुजाएं समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रही हैं, ये तो बिल्कुल ओरली है। आप बताइए कौन सी भुजाएं समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रही हैं। तो कौन सी भुजाएं आपकी समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगी, उनको केवल आपको चेक करना है। बताइए, चेक कर लीजिए आप शर्त, जो हमने तुम्हें शर्त पढ़ाई थी। तुम इतनी जल्दी पेज पलटने लगते, शर्त भूल जाते क्या बार बार। शर्त मत भूलो अभी, क्योंकि अभी तो तुम्हें पेपर देने जाना है सर। देखना, इसको हो तो इसको चेक कर लो, इसको चेक कर लो, इसको चेक कर लो, इसको चेक कर लो, सभी को चेक कर लो, पता चल जाएगा।
सभी को चेक कर लो। ये सबसे छोटी संख्या ये है, ये सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी है। एक बार चेक कर लो तो पता चल जाएगा कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है। तो अगर यहाँ 20 का वर्ग करोगे, सम के लिए क्या होता है, 20 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 400, 400 का आधा कर दो कितना आएगा 200, लेकिन 200 का और आधा करो कितना आएगा 100। यही आएगा कि नहीं आएगा? 100 में एक जोड़ दो एक घटा दो, यही कहा था। अरे महाराज यही कहा था कि नहीं? भूल गए? कितनी जल्दी भूल गए? बहुत भुलक्कड़ हो महाराज। तो 100 में एक जोड़ दोगे तो 101 और 99, तो क्या 20 के साथ 101 और 99 आ रही है? नहीं आ रही। तो ये पहला वाला तो समकोण त्रिभुज नहीं बना रहा। एक एक करके चेक नहीं करेंगे। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। भूल गए तुम लोग, पेज तक नहीं पलटते हमें लगता घर पे जाके। बस ऐसी कॉपी ले गए, अभी बंद की, ये फेंक दी बाहर में जाए, कल देखेंगे। यही करते रहते तुम लोग, गलत बात है। ये देखो यहाँ 15 का वर्ग करो, विषम संख्या है, 15 का वर्ग करोगे 225, 225 को आधा कर दो, और 225 को आधा करोगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2.2 पंचे 10। तो क्या इसमें 0.5 जोड़ दें तो 113 आ रहा है, इसमें अगर 0.5 जोड़ दें तो 113, इसमें 0.5 घटा दें तो 112। क्या 15 के साथ 112 113 है? नहीं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, तीसरे वाले पे जाओ। 11 का वर्ग करो, 11 का वर्ग करोगे 121, 121 में 2 का क्या दे दो भाग। अब 121 में 2 का भाग दोगे तो 2 6 12, यही करोगे। आपका पूरी बार कट गया है। इसके बाद एक आपका बचा है तो दशमलव लगाओगे, 0.2 पंचे 10, यही करोगे। 60.5, 60.5 में 0.5 जोड़ दो, 0.5 घटा दो, तो 0.5 जोड़ोगे तो 61 और 0.5 घटाओगे 60। क्या 11 के साथ 60 61 आ रहा है? आ रहा है। यही हमारा पाइथागोरस टेक होगा। ध्यान करो, हमने यही तरीका तुम्हें बताया था, कहा था ये सीटेट का ही सवाल है प्रभु। एक भी सवाल हम ऐसे ले ही नहीं रहे जो सीटेट में ना आए। ठीक है, तो तुम अगर पुराने तरीके भूलोगे तो कैसे काम चलेगा? ये तो सरल है ना बहन जी। ठीक है, चलिए अब वो मिल ही गया है। 19 को चेक करने की कोई जरूरत नहीं, करना है कर लो। 19 का वर्ग करोगे 361, 361 का आधा करो, वैसे ही नहीं आ रहा। 40 और 41 तो समथिंग में ही निकल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपका केवल सी ऑप्शन सही है। ये आपका पेपर में आया है सवाल। चलिए एक सवाल और बताइए। 2 वर्ग के परिमाप 12 व 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है? बताइए। 2 वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है। कहा गया है कि बताइए, अगर 2 वर्ग का परिमाप 12 और 24 सेंटीमीटर है और कहा गया है कि बताइए आपका बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग का कितना गुना है? क्या? हाँ 4 गुना ही होगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 2 वर्ग थे, ये पहला वर्ग मान लिया, ये कोई दूसरा वर्ग मान लिया। इस वर्ग में पहले वर्ग का परिमाप जो है वो 12 है, दूसरे का परिमाप 24 है। ये परिमाप है सर। अगर परिमाप है तो भुजा गुणे 4 बराबर 12, तो ए का मान निकालोगे कितना आएगा 3। तो यहाँ पर भुजा गुणे 4 बराबर 24, ए का मान निकालोगे कितना आएगा 6। अब बड़े वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो बड़ा वर्ग क्या है? जिसका परिमाप बड़ा है वो बड़ा वर्ग होगा, जिसका परिमाप छोटा वो छोटा वर्ग होगा। तो 6 का स्क्वायर करोगे 36, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 का 36 कितना गुना है? 4 गुना। तो आपका जो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल है वो छोटे वर्ग का कितना गुना निकलेगा? 4 गुना। ठीक है, बताइए अगर कोई दिक्कत है तो। नहीं तो आगे चलते हैं, कुछ सवाल और ले लें। बस यही थे सवाल।
ठीक है, देखना हो। अब एक कंसेप्ट समझते हैं, पहले देखना। इस पर सवाल आते हैं प्राइमरी और जूनियर दोनों में, ठीक है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि जैसे कोई मैदान दे देंगे, या तो वर्गाकार, या कोई मैदान दे देंगे इस प्रकार से आयताकार। इस आयताकार मैदान के लिए हो सकता सीधा ही कह दें कि पूरे के पूरे मैदान में कुछ टाइल्स बिछाने हैं, या कुछ कंक्रीटीकरण करना है, या कुछ वर्गाकार टाइल्स बिछाने हैं जिसकी भुजा ये दी गई है, तो बताओ इसमें कितने टाइल्स जो है वो आपके बिछाए जाएंगे। हो सकता कह दे कि कोई आयत है, इस आयत में भी आपके क्या करना है, टाइल्स बिछाने का काम करना है, और वर्गाकार टाइल्स बिछाने हैं किसी आयताकार के अलोंग, तो बताइए फिर कितने टाइल्स आपके इसमें क्या किए जाएंगे, वर्गाकार टाइल्स जो है वो कितने बिछाए जाएंगे। ये आपके सवाल जो है वो इसमें बनते हैं। या हो सकता वो ये कह दे कि एक कोई आयताकार खेत है, इस आयताकार खेत के चारों तरफ हमें, इस आयताकार खेत के चारों तरफ हमें फुटपाथ का निर्माण करना है। तो इस आयताकार खेत के चारों तरफ जब हम फुटपाथ का निर्माण करेंगे, तो फुटपाथ का निर्माण ऐसे ही तो होगा। ये जो फुटपाथ का निर्माण होगा वो कहेगा बताओ इस फुटपाथ पर अगर हम टाइल्स बिछाएं, कंक्रीटीकरण करें, घास लगाएं, तो इसका खर्चा कितना आएगा। हो सकता वो ये पूछ ले कि अगर कोई एक समकोण है, एक आयताकार खेत है, इसमें समकोण पर काटते हुए एक पार्क में दो रास्ते बनाए गए हैं, इस प्रकार से समकोण पर काटते हुए रास्ते बना दें। तो समकोण पर काटते हुए अगर दो रास्ते बनाए जा रहे हैं, तो जो समकोण पर काटते हुए दो रास्ते बनाए जाएंगे, बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। या इस पर कंक्रीटीकरण करें, टाइल्स लगवाएं, घास लगवाएं, तो इसका खर्चा क्या आएगा। इस प्रकार के सवाल आपके में बनते हैं। साथ में इस टाइप के सवाल सीधे ही सीटेट में पूछ लिए जाते हैं। इस टाइप के सवाल सीधे ही सीटेट में पूछ लिए जाते हैं। दो आधार पर आते हैं, एक तो 2D डायमेंशन के आधार पर और एक 3D डायमेंशन के आधार पर। 2D डायमेंशन और 3D डायमेंशन के आधार पर कैसे सवाल आएंगे, तो 2D 3D के आधार पर इस प्रकार से सवाल आएंगे। अगर 2D में कहेगा तो वो किसी समतल मैदान में, किसी वर्गाकार खेत में, या तो घास लगवाने के लिए पूछेगा या पत्थर बिछाने के लिए कहेगा। एक पत्थर की लंबाई चौड़ाई दी होगी और पूरे खेत की लंबाई चौड़ाई दी होगी। एक पत्थर का भुजा का मान दिया हुआ होगा और बाकी का जो क्षेत्रफल है, आयताकार हो चाहे वर्गाकार हो, उसकी माप दी गई होगी। तो यहां पर पत्थरों की संख्या 2D डायमेंशन में भी पूछ सकता है, 3D में, और हो सकता 2D में, हो सकता 3D में भी पूछ ले। वो कहेगा एक दीवार बनानी है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या मोटाई इतनी है, यानी कि एक दीवार बनानी है जिसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई इतनी है, तो बताइए कि इसमें कितनी ईंटें लगाई जाएंगी, जिसमें एक ईंट, यानी कि जो आपकी एक ईंट दी गई है, उस ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी दी गई हो। यानी कि दो सवाल इसमें बनते हैं। तय है एक सवाल मिलेगा तुम्हें, एक प्राइमरी में और एक जूनियर में। और ये भी नहीं है कि नहीं कौन सा प्राइमरी में आएगा कौन सा जूनियर, हो सकता कभी ये प्राइमरी में आ जाए तो कभी ये प्राइमरी में, कभी ये जूनियर में आ जाए तो कभी ये जूनियर में, कोई फिक्सेशन नहीं है। इसलिए यहां से अगर हमने कॉमन ही लगभग पढ़ा रहे हैं, बात समझ गए। तो इन टाइपों को थोड़ा और देखते हैं, ठीक है ना, देखना समझना। सबसे पहले तो चाहे वो आपका इस प्रकार से कोई एक मैदान दिया गया हो, चाहे आयताकार हो और चाहे वर्गाकार हो, सबसे पहले ये समझो कोई भी खेत है, चाहे वो वर्गाकार है और चाहे वो आपका क्या दिया गया है, आयताकार दिया गया है। अगर आयताकार है तो थोड़ा बहुत तुम्हें दिमाग लगाना है, जब वो आयताकार मैदान में वर्गाकार टाइल्स बिछाए तो। भाई आयताकार मैदान है यहां पर,
और आयताकार मैदान है, मान लिया इसकी लंबाई L है, इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई L है और इसकी चौड़ाई आपकी B है। ये मान लिया जाए लंबाई 25 है और चौड़ाई आपकी 20 है। और फिर इसमें कहे कि बताओ कितनी वर्गाकार टाइल्स जो है वो बिछाए जा सकते हैं। तो वर्गाकार टाइल्स का मतलब यहां पर आयताकार आकृति में एक वर्गाकार टाइल्स बिछाई जा रही है। तो पूरे में कितने वर्गाकार टाइल्स बिछाएंगे ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आपको पहले ये तो पता करना पड़ेगा कि आखिर उस वर्ग की भुजा क्या होगी, उस वर्ग की भुजा क्या होगी, तभी तो निकाल पाएंगे। तो हम एक सवाल ऐसा लिख लेते हो, तुम्हें कराते हैं, फिर सीधे सीधे सरल सवालों पर आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए याद रखना है, पहले तो हम एक सवाल लिख लें और उसके आधार पर ये सवाल भी करा देंगे और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है ना, देखना एक सवाल लिख लेते हैं। जैसे ये बहुत बार सवाल आया है, पहले एसी को लिख लेते हैं। एक आयताकार फर्श की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर व 12 मीटर है। तो बताइए इस फर्श में अधिकतम क्षेत्रफल की कितनी वर्गाकार टाइल्स बिछाई जा सकती हैं या लगाई जा सकती हैं। चलिए देखना, अब समस्या यह है कि हमारे पास दो चीजें तो दे दी। एक ये आयताकार कोई मैदान है, इस आयताकार मैदान की लंबाई दी गई है कितनी 20 और चौड़ाई दी गई है इसकी कितनी 12 मीटर। अब इसमें वर्गाकार टाइल्स तुम्हें बिछानी है, लेकिन अधिकतम लंबाई की कितनी वर्गाकार टाइल्स बिछा सकते हैं ये पूछ रहे हैं। तो सर हमारे पास समझना, अगर हमारे पास सीधा सीधा ये पता होता, देखना क्या, अगर हमारे पास सीधा सीधा ये पता होता कि भैया हमें हमें किसी टाइल्स की संख्या चाहिए, जैसे देखना अगर वो हमसे सीधा कहता कि टाइल्सों की संख्या क्या है, तो हम टाइल्स की संख्या क्या कहते हैं, जिस संपूर्ण क्षेत्रफल में, यानी यहां लिखेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल ऊपर लेंगे और उस संपूर्ण आकृति के क्षेत्रफल में भाग किसका दे देंगे, एक टाइल्स के क्षेत्रफल का। भाई यहां पर संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल है ऊपर, और नीचे क्या लेंगे, एक टाइल्स का क्षेत्रफल, जो एक टाइल्स हमें बिछानी है उसका क्षेत्रफल। तो हमें किसकी संख्या निकल आएगी, टाइल्सों की संख्या निकल आएगी। हमेशा सब में यही करेंगे सर, चाहे आपका 3D डायमेंशन हो तब भी वो कहेगा बताओ दीवार में कितनी ईंटें लगाई जा सकती हैं, तो यहां टाइल्सों की जगह पर आ जाएगा ईंटों की संख्या, यहां पर आ जाएगा ईंटों की संख्या बराबर यहां दीवार का आयतन, ऊपर लिखेंगे दीवार का आयतन, और नीचे क्या कर देंगे, एक ईंट के आयतन का भाग, एक ईंट का आयतन। तो एक ईंट के आयतन का क्या दे देंगे भाग, तो भी आपका क्या निकल आएगा, ईंटों की संख्या निकल आएगी। यानी मतलब ये कि टोटल वॉल्यूम ऊपर लेना है और जिस आकृति को बिछाना है उसके अंतर्गत उसका एक ईंट का या एक टाइल्स का क्या दे देना है उसमें भाग, तो अपने आप ईंटों की संख्या, टाइल्सों की संख्या अपने आप निकल के आ जाएगी। बात समझ पा रहे कि नहीं। तो यहां पर अब चूंकि ये तो है नहीं अभी हमारे पास आयतन, जब आयतन पढ़ेंगे तो आयतन की बात करेंगे, अभी टाइल्स है, तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल क्या है, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल चूंकि आयताकार है तो लंबाई गुणे चौड़ाई उसका क्षेत्रफल होगा, यानी कि आयताकार आकृति का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अब एक वर्गाकार टाइल्स बिछानी है
तो वर्गाकार टाइल्स का मतलब इसकी भुजा तो समान होगी, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो ए स्क्वायर होगा। तो अब लंबाई चौड़ाई तो ऑलरेडी दी गई है कि 20 गुणे 12 लिख लिया। अब भैया ए का मान यहां पर क्या लिखें, समस्या ये है ए का मान ही क्या लिखें। तो ए का मान क्या लिखे वो भी बताते हैं। ध्यान करो, जब दो भुजाएं दी हैं 12 और 20, उसमें कहा है, क्या लिखा है, लाइन कहां गया, अधिकतम क्षेत्रफल की कितनी वर्गाकार टाइल्स। तो जब भी आपका कभी भी जब इस प्रकार का रूप दिया है कि दो संख्याएं दी हैं, ध्यान करो HCF, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 20 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो होगा वही उस वर्गाकार भुजा की माप होगी। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कि जब भी वो कहे कि भाई यहां पर अब हम ए का मान क्या रखें, तो अधिकतम आकृति की ही तो हम यहां भुजा लेंगे, तो उस भुजा का मान कैसे निकालेंगे वर्गाकार का। तो दो भुजाओं में अधिकतम आकृति की कितनी लंबाई चौड़ाई की कितनी ले सकते कि बराबर उसमें फैल जाए, तो 20 और 12 का क्या ले लेंगे, HCF, क्योंकि HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पर जो वर्ग की भुजा आएगी, ध्यान रखना, यहां पर जो वर्ग की भुजा आएगी, वर्ग की भुजा आएगी, वो इन दोनों भुजाओं का LCM यानी सॉरी HCF यानी कि लंबाई व चौड़ाई का HCF निकालोगे महाराज। तो 20 व 12 का HCF निकालना है। तो 20 व 12 का HCF क्या निकालोगे, 4 से दोनों कट रही, तो 4 क्या हो जाएगा HCF। तो यहां पर 4 क्या आ गया HCF। तो भुजा की माप क्या है, 4 वर्ग की। तो अब यहां पर मान रख दो 20 गुणे 12 और 4 गुणे 4, तो सीधा 4 गुणे 4 ही लिख लो। 4 से 12 काट दो 3 बार, 4 से 5 20 काट दो 5 बार, 5 गुणे 3 15, यानी कि आपकी वर्गाकार टाइल्सों की संख्या कितनी आ जाएगी, 15। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछो। याद रखना है ये बहुत बार सवाल आया है, बहुत बार, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, लगभग ये अभी तो ये तक हो गए सवाल। एक दो सवाल और बता देते हैं तुम्हें। चलिए अब थोड़ा सा आगे लेते हैं। चलिए एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, ठीक है ना। एक सवाल यहां लिखते हैं, किसी वर्ग की भुजा ये बीच में सवाल ले रहे हैं हम। अब वो वाला कंसेप्ट तुम्हें क्षेत्रफल वाला कल समझाएंगे। एक वर्ग की भुजा 18 सेंटीमीटर है, एक वर्ग की भुजा 18 सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण को भुजा मानकर वर्ग बनाया जाता है। वर्ग बनाया जाता है और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। दो बार और दोहराई जाती है। तो
सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए बताइए। देखना सर, कहा गया है कि किसी वर्ग की भुजा को आपका, देखना इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये कह रहा है कि कोई एक वर्ग था, ये था वर्ग, ठीक। इस वर्ग की भुजा 18 सेंटीमीटर, लेकिन इसके विकर्ण को भुजा मान लिया गया। तो इसके विकर्ण जो थे वो ये थे, ये विकर्ण। अब इसको भुजा मान लिया गया और उस विकर्ण पर पुनः वर्ग बना दिया गया। इस विकर्ण पर क्या कर दिया गया? पुनः वर्ग बना दिया गया। लेकिन वो कह रहे कि एक बार नहीं, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, यानी कि यहां के बाद हमने पुनः इसका ये विकर्ण निकाला और इस पर पुनः एक बार और क्या कर दिया? ये वर्ग बना लिया, ठीक है। और फिर इस पर एक और बार हमने क्या किया? ये आपका विकर्ण खींचा और इस पर हमने क्या कर दिया? ये एक बार और क्या कर दिया? यहां पर वर्ग बना दिया। यही करे किया कि नहीं किया? मतलब ये सर कि आपका कोई एक वर्ग था, कोई एक वर्ग था, ये वर्ग था, ठीक है ना। इस वर्ग पर अगर वो कहें तो वो कह रहे इस वर्ग पर हमने ये विकर्ण खींचा। अब वो कह रहे इस विकर्ण पर हमने एक और क्या कर दिया? इस प्रकार से वर्ग बना दिया, ठीक है भैया, एक और वर्ग बना दिया। लो, एक और वर्ग बना दिया, एक और वर्ग बना दिया ये। लेकिन वो कह रहे यहां भी नहीं रुक रहे हम, वो कह रहे इसका एक और विकर्ण खींचो। लो, इसका एक और विकर्ण खींचो, इसके ऊपर पुनः क्या कर दो? ये वर्ग बना दो, ये और एक और वर्ग बना दो। अब वो कह रहे यहां भी मत रुको, वो कह रहे यहां पर एक और आपका ये क्या करो? विकर्ण खींचो यहां से इस प्रकार से, और पुनः इस पर क्या कर दो? एक और आप क्या कर दो? वर्ग बना दो, ये कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया वो कह कई बार दोहराई जाती है। उसके बाद फिर पूछा गया है कि बताइए, मतलब यही जो प्रक्रिया आपकी दोहराई गई, ये आपकी दोहराई गई है ये इस प्रकार से। तो वो कह रहे हैं कि बताइए कि आपका सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना। तो अब कैसे निकालेंगे? देखना समझा, देखना, हम तुम्हें पहले एक सरल कंसेप्ट समझाते हैं। अगर कोई कहे ये वर्ग है, इसके विकर्ण को भुजा मान करके इस प्रकार से एक और वर्ग बना दिया गया है, तो अगर देखेंगे तो इसकी भुजा ए थी, ये ए थी, ये ए थी, ये ए थी, इसका विकर्ण कितना आएगा? √2 × a। तो √2a को भुजा मानेंगे तो अब जो भुजा आ जाएगी वो √2a और क्या आ जाएगी? √2a आ जाएगी। तो इसका नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, यानी कि जो नया वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर, उसके लिए भुजा क्या है? √2 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर यानी √2 यानी कि 2 × a²। तो पहले वाले वर्ग का क्या हो जाएगा? जस्ट दुगना। पहले वाले वर्ग का क्या हो जाएगा? जस्ट दुगना। भाई पहले वाला वर्ग जिसकी भुजा a है, इसका क्षेत्रफल क्या है? a²। लेकिन जो विकर्ण है √2 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो गया? 2a², क्योंकि √2 है। लेकिन अब कह रहे हैं अगर इस √2a का फिर तुम विकर्ण निकालो और फिर उस पर वर्ग बना दो, ये प्रक्रिया वो तो 2 बार दोहरा रहा है, वो पेपर में 4-5 बार दोहरा दे, तो बार बार इसका प्रयोग थोड़ी करेंगे सर। आपको फाइनल यहां लिखना है सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल जब पूछा जाए तो आपको केवल फॉर्मूला एक याद रखना है, 2 की पावर n इंटू सबसे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि क्या कर दोगे? सबसे छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का गुणा। क्योंकि ये a² तो वही रहेगा, केवल 2 की घात में चेंज होगा। तो 2 की घात में हमने क्या रख दिया है? 2 की पावर n। और n का मान क्या होगा? तो n का मान यह होगा जितनी बार यह प्रक्रिया क्या की जाए? दोहराई जाए। मतलब टोटल कितनी बार क्या किया गया है? विकर्ण के ऊपर वर्ग बनाया गया है। तो यहां पर कितनी बार बनाया? केवल एक बार। तो हमने यहां 2 की पावर 1 रखा इंटू पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल था a², तो देखो डायरेक्ट आंसर आ गया 2a² की।
लेकिन अगर हम कह दें इसी को कि हमने यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई, 3 बार दोहराई, तो अगर 3 बार दोहराई तो 2 की पावर 3 इंटू ए स्क्वायर, तो आपका 2 की पावर 3 यानी कि 8 और आपका ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 8 ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आधार पर यहां अगर गए तो यहां पर ये चित्र तो ऐसे ही बनाया था, इसलिए क्या कहा इन्होंने वो देखो आप, इन्होंने कहा वर्ग की भुजा 18 है, यानी कि ए का मान कितना दिया गया है 18 सेंटीमीटर, ये छोटा वर्ग है सबसे। इसके ऊपर एक और वर्ग बनाया गया, ठीक है, एक बार वर्ग बना दिया, लेकिन यह प्रक्रिया देखना क्या लिखा है 2 बार और दोहराई गई, मतलब एक बार तो पहले बना दिया था लेकिन 2 बार और बना दिया, तो टोटल कितनी बार 3 बार। तो यहां पर n का मान कितना रहा 3, तो आपका सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा, सबसे बड़े जो वर्ग है उस सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल होगा आपका 2 की पावर n इंटू पुराने वाले सबसे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि ए स्क्वायर। तो यहां पर 2 की पावर n का मतलब 3 इंटू ए का मतलब 18, 18 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 3 इंटू 18 का वर्ग, 18 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 324, 324 में 8 का गुणा करा दो तो आएगा आपका 2592। ठीक है, ठीक है, नहीं आया समझ में, क्या हुआ एक बार और बता दें, एक बार और बता दे रहे, ये कह रहे बहन जी 324 था यहां, ठीक है, ये कह रहे हम कि यहां पर कोई वर्ग था, ठीक है, इस वर्ग के ऊपर विकर्ण बनाया, वर्ग का विकर्ण बनाया, इस विकर्ण के ऊपर एक वर्ग और बना दिया। ठीक है, अब ये प्रक्रिया इतनी बार नहीं, फिर इसके ऊपर और एक और वर्ग बना दिया, इसके विकर्ण के ऊपर, फिर इसके विकर्ण के ऊपर और एक वर्ग बना दिया। वो कहे कितनी बार, 4 बार 5 बार विकर्ण के ऊपर वर्ग बनाते जाए। तो यह प्रक्रिया जितनी बार दोहराई जाए लास्ट में कहेगा सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसके लिए हमने तुम्हें फॉर्मूला बताया कि जब सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाए तो याद रखोगे कि 2 की पावर n इनटू सबसे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो सबसे छोटा वर्ग का मतलब है जिससे हमने क्या किया है, ये प्रारंभिक इनिशियल प्रारंभिक वर्ग क्या था उससे जिससे बनाना स्टार्ट किया, उस वर्ग का क्षेत्रफल यहां रखेंगे। 2 की पावर n 2 फिक्स रहेगा, n बदलता रहेगा, n का मतलब कितनी बार जो है वो विकर्ण के ऊपर वर्ग बनाया गया है, n का मान वो होगा, और ये सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। तो अगर यहां पर हम ये कहें कि आपका 18 सेंटीमीटर भुजा थी तो भुजा ए हो गई, तो सबसे छोटा वर्ग जो है वो आपका ए है जिसकी भुजा 18 है, तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालोगे ए स्क्वायर तो 18 का वर्ग होगा, 18 का वर्ग कितना होगा 324 होगा, तो 324 का हमने सीधा गुणा ही करा दिया था। अब हम कहें कि एक के विकर्ण को भुजा मानकर एक बार वर्ग बनाया गया, तो भैया एक बार हमने इसके विकर्ण को भुजा मानकर वर्ग बना लिया तो एक बार, लेकिन फिर आगे यह प्रक्रिया क्या, विकर्ण को भुजा मानकर वर्ग बनाने की 2 बार और दोहराई गई। अगर वो कहता 2 बार दोहराई जाती है कुल, तो फिर 2 बार ही रहते, लेकिन 2 बार और दोहराई गई का मतलब है एक बार के बाद 2 बार और एक क्रिया की गई, तो टोटल कितनी बार हुई 3 बार, तो n का मान कितना हुआ 3। तो यहां 2 की पावर में 3 रखोगे, एक ही जगह पे 18 रखा था, 324 रख दो बस, 2 का वर्ग क्यों करोगे 8 का 324 कर दो, 2592 आंसर आएगा। सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 2592। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, तुम्हें नहीं आया समझ में तो मतलब है, नहीं तो इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, अब इसको रोकते हैं।